आप सभी का एक बार फिर से खुशामदीद है जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, लंग्स की बात करेंगे। और वादी कश्मीर में ऐसे मौसम आते हैं जिसमें बाज़ाब्ता तौर एडवाइजरी फिर आती है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। और जब यहाँ पे सर्दी आती है, चले करान का वक्त आता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ के बुज़ुर्गों को करनी पड़ती है। उन बुज़ुर्गों को क्या कुछ करना चाहिए, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कामरान अली साहब, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है लंग ट्रांसप्लांट के। और इनसे तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वादी कश्मीर के बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स इनके पास आते हैं और इनको तजुर्बा भी है कैसे यहाँ पे पेशेंट्स से क्या क्या दिक्कतें यहाँ के पेशेंट्स को आती हैं और यहाँ पे क्या कुछ करने की ज़रूरत है। जिन लोगों को लंग्स प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, उनके लिए रिपोर्ट ज़रूरी है। आप गौर से सुनिएगा कि डॉक्टर कामरान अली साहब क्या कुछ इस पर कहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये हमें बताइए कि वादी कश्मीर में बहुत सारे ऐसे मौसम हैं जिनको फेस करना पड़ता है, यहाँ पे क्या कैसे पेशेंट्स आपने देखे और क्या कुछ एडवाइस आप उनको करना चाहते हैं? जी, कश्मीर जैसा हम सब जानते हैं एक ऐसा इलाका है जो पहाड़ों में है, जहाँ पे वेदर्स काफ़ी ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर्स चले जाते हैं, बर्फ़ भी पड़ती है, ठंडी हवा भी चलती है। नॉर्मली ये देखा गया है दुनिया भर में कि जो कोल्ड रीजन्स होते हैं वर्ल्ड के, उनमें लंग डिजीज़ ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो लंग डिजीज़ कॉमनली पाए जाते हैं उसमें COPD, एम्फाइसेमा और ब्रोंकियल अस्थमा सबसे कॉमन होते हैं। ये सारी बीमारियों में जैसे ही वेदर ठंडक लग जाता है, जब टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, तो हमारी जो सांस की नली होती है, जो नाक से लंग्स तक हवा ले जाती है, ऑक्सीजन ले जाती है, उसमें देखा गया है कि सिकुड़न हो जाती है। उसको हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन या ब्रोंकोस्पाज्म बोलते हैं। तो कई बार कोल्ड इंड्यूस्ड यानी ठंड से इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से सडनली पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ़ बढ़ जाती है। क्योंकि अंदर हमारे लंग्स का मकसद होता है हवा से ऑक्सीजन अंदर लंग्स में ले जाना और वहाँ से ब्लड में और फिर सारे ऑर्गन्स में। तो उस सिचुएशन में जब सांस की नली सिकुड़ जाती है, स्पैज़म हो रहा होता है, तो एडिक्वेट ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। ऑक्सीजन का सैचुरेशन अगर मेजर करते हैं तो ड्रॉप कर जाता है। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम ठंड से बच पाएँ तो इससे अच्छा कोई इलाज नहीं है। ठंड से बचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने जो एक्सपोज्ड एरियाज़ होते हैं, नेक और फेस स्पेशली, उसको कवर करें, हेड को कवर करें स्कार्फ से, और हमारे चेस्ट पे एक मोटी लेयर होनी चाहिए ताकि डायरेक्ट इम्पैक्ट ठंडी हवा का ना पड़े। जी, इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो लोग जिनके लंग्स ऑलरेडी वीक हैं और जो हिली एरियाज़ में रह रहे हैं, जैसे कि कश्मीर में रह रहे हैं, तो उनको अपने आप को वैक्सीनेट करना चाहिए न्यूमोनिया और इन्फ्लुएंज़ा के अगेंस्ट। क्योंकि जब इन एरियाज़ में रह रहे होते हैं और ठंड का वेदर आता है, तो चांसेस होती हैं कि हमें इन्फेक्शंस होने के भी रिस्क बढ़ जाता है। जी, तो निमोनिया और इन्फ्लुएंज़ा इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन होता है कि हर एडल्ट इंसान को ये वैक्सीन्स लगवानी चाहिए और ये एनुअली लगाई जाती है। डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन्स की बात है जी, कोविड महामारी हमने देखी है, उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ता था। क्या उसका इम्पैक्ट अभी भी सोसाइटी में है, लोगों में है? जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड ने काफ़ी तकलीफ़ दी लोगों को, और जैसा आप जानते हैं कि कोविड का प्रीडोमिनेंट जो टारगेट था अटैक का वो लंग्स थे। तो कोविड के बाद हमने ये ट्रेंड देखा कि काफ़ी सारे लोगों को कोविड रिलेटेड ARDS हुआ, एक बीमारी होती है जिसमें सर्वाइव करने की चांसेस बहुत कम थी, और काफ़ी लोग अनफॉर्चुनेटली उसमें उनकी डेथ हुई। जो लॉन्ग टर्म में अब हम फॉलोअप में देख रहे हैं कोविड के बाद बीमारियां, उसमें एक बीमारी है जिसको पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं। यानी लंग में बीमारी के कारण स्कार्स बन जाना या खुरंट बन जाना, जिसकी वजह से काफ़ी लोग ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो गए हैं। कुछ केसेस में ये फाइब्रोसिस रिवर्स हो चुका है, कुछ केसेस में अनफॉर्चुनेटली ये रिवर्स नहीं हो पाया है और आगे प्रोग्रेस हुआ, जिसकी वजह से उनको हमें कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ ऑफ़र करनी पड़ी, इंक्लूडिंग लंग ट्रांसप्लांट भी कुछ पेशेंट्स का करना पड़ा। डॉक्टर साहब, कभी भी चेस्ट कंजक्शन होती है एक आम इंसान को, वो एंटीबायोटिक या तो एमॉक्सिलिन कैलिनेट लेता है या एस्ट्रोमाइसिन लेता है या बाकी जितने भी एंटीबायोटिक्स है, कितना जानलेवा वो हो सकते हैं?
ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस पे मैं एम्फेसिस देना चाहूँगा कि हर छोटे नज़ले ज़ुकाम खांसी में एंटीबायोटिक्स लेना प्लीज़ बंद करें। ये आपकी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बढ़ा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जितनी बार आप 2 दिन 3 दिन शॉर्ट कोर्स एंटीबायोटिक कर छोड़ देते हैं, अगली बार जब वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है तो वो एक रेजिस्टेंस लेके आता है। यानी जब आपको एक्चुअल में ज़रूरत होगी और इन दवाइयों को आप लेंगे तो ये आपकी बॉडी पे असर नहीं दिखाएंगे। नॉर्मल खांसी ज़ुकाम नज़ले में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि जो नॉर्मल फ्लू और नॉर्मल खांसी ज़ुकाम होते हैं ये यूजुअली वायरसेस से होते हैं। वायरसेस के लिए कोई भी एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। वायरसेस में सिर्फ आपको अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे अगर आपको फ़ीवर आ रहा है तो आप फ़ीवर का ट्रीटमेंट लें। उस टाइम आप अपनी डाइट को अच्छा रखें, विटामिन सी लें, जो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले खाने वाली चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करें। जब वो 7 to 10 डेज़ का पीरियड वायरल डिजीज़ का पूरा होता है तो ऑटोमेटिकली डिजीज़ ख़त्म हो जाता है। या अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं तो अपने आसपास के पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन से मिलें और उनकी सलाह के साथ ही कोई भी एडवांस दवाई या एंटीबायोटिक्स का यूज़ करें। डॉक्टर साहब, मेरे आखिरी 2 सवाल है, आपका बिजी शेड्यूल है यहाँ पे। ये मुझे बताएं, आपके एक बॉडी में, एक लंग्स में जब म्यूकस बढ़ेगा तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आगे आने वाले वक्त? ठीक है, तो म्यूकस नॉर्मली हमारे लंग्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं एक मिनिमल क्वांटिटी में, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है लंग्स की। बट कई बार कुछ बीमारियों की वजह से ये म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ना सिर्फ बीमारियों की वजह से, कई बार लंग एयर पोल्यूशन की वजह से भी म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बार बार खांसी करके बलगम निकालते रहते हैं, तो कई बार एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होता है। कई बार ये इन्फेक्शन हो जाता है। जब हम म्यूकस इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसको हम किसी न किसी बीमारी से लिंक करते हैं, इन्फेक्टिव बीमारी से। ये जब भी प्रॉब्लम आती है कि अगर एक्सेसिव म्यूकस आ रहा है, स्पेशली अगर उसका रंग चेंज हो जाए, वो येलो कलर का या ग्रीन कलर का होने लगे, तो ये इंडिकेटिव होता है कि शायद उसमें कुछ इन्फेक्शन हो रहा है। उस टाइम पे उस इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर म्यूकस अंदर लंग्स में फंसा रहता है तो निमोनिया और लंग कंसोलिडेशन होने के चांसेस होते हैं, जो कि बीमारी को और आगे बढ़ा देता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, आपने कश्मीरों के बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पेशेंट्स जिनको आपने इलाज किया है, मुझे बताया आप क्या कारण है कश्मीर? एक तो आपने बताया कि हम क्लाइमेट यहाँ पे जो है वो डिफरेंट है, दूसरा क्या कारण हो सकता है, क्योंकि आपने अंदर लंग्स खोल के देखा है, तो क्या कारण हो सकता है? जी, तो ऑफ कोर्स क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है, तो जोग्राफिकल रीज़न से और ऑल्टीट्यूड की वजह से कुछ लंग डिजीज़ कॉमनली कश्मीरी लोगों में देखे गए हैं। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जो मैं सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं पिन पॉइंट करूँगा, बट हाँ, कश्मीर में भी बहुत सारे लोग स्मोकिंग काफ़ी करते हैं, और स्मोकिंग से जो लंग्स का डैमेज होता है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। स्मोकिंग से लंग्स की बहुत किस्म की बीमारियाँ होती हैं, जिसमें इंक्लूडिंग जानलेवा बीमारियां जैसे लंग कैंसर भी हो जाती है। तो ऑल्दो कश्मीर का जो पॉल्यूशन लेवल्स है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना दिल्ली या अदर मेट्रोपॉलिटन्स में है, बट क्योंकि स्मोकिंग का इंसिडेंस ज़्यादा है इसलिए काफ़ी लंग्स से रिलेटेड बीमारियां कश्मीरी लोगों में दिख रही हैं। तो मेरा एडवाइस यही होगा कि अगर आप स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल बहुत सारे, लेकिन आपके पास टाइम कम है। ये मुझे बताया आपके बहुत सारे ऐसे यहाँ पे पेशेंट्स हैं जो कि आप, इससे पहले भी मैंने ये सवाल किया कि एंटीबायोटिक हर एक, मतलब छोटी सी छोटी चीज़ हो तो एंटीबायोटिक लेते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करते हैं? उनके लिए मेरी एक ही एडवाइस है कि वो प्लीज़ एंटीबायोटिक्स लेना बंद कर दें। ओवर द काउंटर जो मेडिसिन होती हैं वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा करेंगी। जो कॉमन एंटीबायोटिक्स जिनका आप नाम ले रहे थे, एमॉक्सिसिलिन या आपने बहुत एजिथ्रोमाइसिन, तो मेडिकल शॉप्स पे हाजमोला की तरह लोग लेने लगे हैं कि ज़रा सा नज़ला हुआ और एजिथ्रोमाइसिन ले लिया। एजिथ्रोमाइसिन बहुत अच्छी एंटीबायोटिक हुआ करती थी जिससे बहुत सारी बीमारियां ट्रीट हो जाती थी, बट अब ऑलमोस्ट 70-80% लोगों में एजिथ्रोमाइसिन का कोई असर नहीं आता, क्योंकि रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई। सिमिलरली एमॉक्सिसिलिन जो ऑगमेंटिन के नाम से बहुत कॉमनली मिल जाती है, ऑगमेंटिन भी लोग हर छोटी मोटी परेशानी में खाना शुरू कर देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह लिए। सिर्फ खाते ही नहीं हैं बल्कि डोज भी गलत ले लेते हैं। जो दवाई दिन में 3 दफ़ा लेनी चाहिए वो पता चला कभी एक बार ही ले ली, कभी 2 दिन बाद मैंने फिर से एक दवा खा ली। तो ये बहुत ही गलत ट्रेंड है 3 दिन का या 5 दिन का। हाँ, ये पता नहीं कहाँ से आया ट्रेंड। अनफॉर्चुनेटली हमारी मेडिकल किताबों में तो नहीं लिखा कि 3 दिन में बंद कर दें। हर दवाई का एक ड्यूरेशन होता है और उसकी एक यूटिलिटी होती है, उसकी एक डोज होती है, वो ऑब्वियसली डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए। तो मेरा एक ही सजेशन है कि प्लीज़ ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स ना लें।
कॉमन कोल्ड फ्लू में ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक्स की। अगर आपकी तकलीफ़ बढ़ती जा रही है, यानी आपको फ़ीवर परसिस्टेंट रह रहा है, आपकी सांस बहुत तेज़ चल रही है, खांसी बंद नहीं हो रही, बलगम बंद नहीं हो रहा, तो अपने पास के चेस्ट फिजिशियन को दिखाएं और उनकी सलाह से ही दवाइयाँ लें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कामरान अली साहब थे जो कि सीनियर कंसल्टेंट है, लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, और तफसीलन हमने जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है कश्मीर के पेशेंट्स में या बाकी जितने भी कश्मीर के बाहर के जो पेशेंट, उनको जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे डॉक्टर साहब ने कहा कि हाजमोला की तरह यहाँ पे एंटीबायोटिक लेते हैं पेशेंट, जिसकी वजह से वो जानलेवा भी उनके लिए साबित हो सकता है। तो उनको बताया गया है कि आप जो है डॉक्टर के बगैर कोई भी दवाई ना खाएं। कैमरामैन शाकिर मलिक के साथ मैं आकिब डार, चेक न्यूज़ श्रीनगर।